प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी G7 शिखर सम्मेलन में वर्चुअल माध्यम से करेंगे शिरकत। ब्रिटेन G7 समूह की कर रहा है अध्यक्षता। पीएम मोदी दूसरी बार G7 शिखर सम्मेलन में लेंगे हिस्सा। देश में कोरोना वायरस के दैनिक मामलों में लगातार आ रही है गिरावट। रिकवरी दर बढ़कर हुई 95.07%। अब 24 करोड़ से अधिक लोगों को दी जा चुकी है कोरोना टीके की खुराक। केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने अपने संसदीय क्षेत्र अमेठी के जिला अस्पताल में किया ऑक्सीजन प्लांट का उद्घाटन। एक साथ 300 बेडों पर ऑक्सीजन की हो सकेगी सप्लाई। शहीद कोरोना वॉरियर्स के प्रति सम्मान प्रदर्शित करने के लिए पद्मश्री कलीमुल्लाह ने बनाया डॉक्टर आर्म। लोगों से पीएम मोदी के कोविड टीकाकरण मुहिम में शामिल होने की अपील। नमस्कार, मैं दिलशाद। समाचारों को विस्तार से जानते हुए सबसे पहले आपको बताते हैं कि ब्रिटेन में G7 शिखर सम्मेलन शुरू हो चुका है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज और 13 जून को G7 शिखर सम्मेलन में वर्चुअल माध्यम से भाग लेंगे। इस समय ब्रिटेन G7 समूह की अध्यक्षता कर रहा है। भारत को अतिथि देश के रूप में इस वर्चुअल सम्मेलन में शामिल होने के लिए आमंत्रित किया गया है। पीएम मोदी दूसरी बार G7 शिखर सम्मेलन में भाग लेंगे। ब्रिटेन ने G7 के अध्यक्ष के रूप में प्राथमिकता वाले 4 क्षेत्रों की पहचान की है। एक क्षेत्र है कोरोना वायरस से प्रभावित वैश्विक अर्थव्यवस्था को पटरी पर लाने के प्रयासों की अगुवाई करना तथा भविष्य में ऐसी महामारियों से निपटने के लिए सुदृढ़ ढांचा विकसित करना, मुक्त और निष्पक्ष व्यापार के जरिए भावी समृद्धि को प्रोत्साहन देना, जलवायु परिवर्तन से निपटना और जैव विविधता का संरक्षण तथा साझा मूल्यों और उदार समाज को प्रोत्साहन देना। वैश्विक अर्थव्यवस्था को महामारी से उभारने के साथ स्वास्थ्य और जलवायु परिवर्तन जैसे मुद्दों पर विचार विमर्श होने की संभावना है। आपको बता दें कि देश में कोरोना वायरस के दैनिक मामलों में लगातार गिरावट दर्ज की जा रही है। केंद्र सरकार और राज्य सरकार के प्रयासों से आज देश भर में एक्टिव मामलों में कमी आई है। 84,332 नए मामले सामने आए हैं, जो कि पिछले 70 दिनों में सबसे कम है। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के मुताबिक पिछले 24 घंटे में 84,332 नए मामले दर्ज किए गए हैं। वहीं 1,21,311 मरीज उपचार करवाकर स्वस्थ हो चुके हैं, जिसके बाद देश में रिकवरी रेट बढ़कर 95.07% हो गया है। इस समय देश में सक्रिय मामलों की कुल संख्या 10,80,690 है। बीते 24 घंटे में देश भर में कोरोना से 4,002 लोगों की मौत हुई है। वहीं राष्ट्रव्यापी टीकाकरण अभियान जारी है। इसके तहत अब लोगों के टीके की 24 करोड़ 96 लाख से अधिक खुराक दी जा चुकी है। बीते 24 घंटे में 34 लाख से अधिक लोगों को वैक्सीन लगाई गई है। वहीं राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के पास अभी भी 1 करोड़ से अधिक वैक्सीन उपलब्ध है। और केंद्र ने कोविड से होने वाली मौतों की गलत रिपोर्टिंग की आरोप वाली खबरों को खारिज किया है। केंद्र ने कहा है कि स्वास्थ्य मंत्रालय ने नियमित रूप से जिलेवार दैनिक मामलों और मौतों की निगरानी के लिए मजबूत रिपोर्टिंग तंत्र पर जोर दिया है। वहीं राज्यों को ICMR द्वारा निर्धारित दिशा निर्देशों के अनुसार कोविड से होने वाली मौतों की जानकारी देने की सलाह भी दी है। हाल ही में कुछ मीडिया रिपोर्ट्स में भारत में कोविड के कारण होने वाली मौतों की गलत रिपोर्टिंग और दैनिक मौतों की संख्या में अचानक वृद्धि का आरोप लगाया गया था। और 21 जून को 7वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया जाएगा। इस बार भी कोरोना महामारी के चलते योग दिवस पर कोई बड़ा कार्यक्रम नहीं होगा, लेकिन आप घर पर ही रहकर योग दिवस का हिस्सा बन सकते हैं। इस बार का मंत्र भी बी विद योगा बी एट होम है, यानी योग करें और घर पर रहें। योग दिवस पर आयुष मंत्रालय की अतिरिक्त जिम्मेदारी निभा रहे केंद्रीय मंत्री किरण रिजिजू ने कहा है कि मौजूदा स्वास्थ्य चुनौतियों के मद्देनजर योग काफी अहम हो चला है। The central message of this 10-day series is be with yoga, be at home, which is relevant in these times of health emergency. Yoga has the potential to resolve many of the psychological and emotional challenges of the present times. The efficacy of yoga in health promotion and in the management and prevention of diseases has been well established. The benefits of yoga towards immunity building and stress relief are demonstrated through evidence. The ministry's aim is to bring more citizens into the fold of the activities of International Day of Yoga
than the previous years. केंद्रीय मंत्री और सांसद स्मृति ईरानी ने अपने संसदीय क्षेत्र अमेठी के जिला अस्पताल में लगे ऑक्सीजन प्लांट का उद्घाटन किया। एक निजी कंपनी द्वारा लगवाए गए इस ऑक्सीजन प्लांट से एक साथ 300 बेडों पर ऑक्सीजन की सप्लाई की जा सकेगी और रोजाना 100 सिलेंडर भरे जाएंगे। इंडो गल्फ अमेठी प्लांट के सीओओ ने कहा है कि इस ऑक्सीजन प्लांट की क्षमता प्रतिदिन 100 सिलेंडर की है। कोरोना महामारी के इस दौर में लोगों को इस ऑक्सीजन प्लांट के लगने से बहुत राहत मिलेगी। इस दौरान केंद्रीय मंत्री ने गौरीगंज महिला थाना के बगल पोस्ट कोविड परामर्श केंद्र का फीता काटकर शुभारंभ भी किया। ये ऑक्सीजन प्लांट का ये जो प्रोजेक्ट है वो 100 सिलेंडर पर डे के हिसाब से दैट इज 30 nm³ पर आवर के हिसाब से हमने लगाया है गौरीगंज L2 में। इसके टोटल लागत आई है अराउंड 75 लाख रुपया टोटल लागत आई है। प्लांट, उसका इंस्टॉलेशन, फिर उसका पूरा हमने फाउंडेशन बनाया और आज माननीय स्मृति ईरानी की तरफ से उसका उद्घाटन हुआ। हमको बहुत अच्छा लग रहा है कि ये एक कोविड की तरह कोविड-19 के महामारी के उपलक्ष्य में हमने जो आदित्य बिरला ने काम किया वो बहुत अच्छा था। केंद्रीय अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी ने हज यात्रियों के संबंध में कहा है कि सऊदी अरब की सरकार का जो निर्णय भारत सरकार के लिए आएगा वो मान्य होगा। यदि कोरोना जैसी गंभीर बीमारी से हम जंग जीतते हैं तो हज यात्रियों के लिए हज जाने के लिए जरूरी कदम उठाए जाएंगे। फिलहाल भारत सरकार को सऊदी अरब के फैसले का इंतजार है। पिछली बार भी हज नहीं हुआ, आप जानते हैं कोरोना के कारण। इस बार अभी तक कोई भी कम्युनिकेशन या कोई भी बायलैटरल एग्रीमेंट नहीं हुआ है, इसलिए जो भी उनका निर्णय होगा हम उनके साथ जाएंगे। 50 दिन रहेगा। हमने अपनी तैयारी पूरी करी हुई है, एप्लीकेशन ले ली है। आपको मालूम है कि हमारी प्रक्रिया भी चल रही है, लेकिन ये बात सही है कि अब तक हम हज की चीजें हैं और भी सारे प्रोसेस हैं वो कर देते थे। आपको सिर्फ देरी देगा? नहीं, वो तो बायलैटरल एग्रीमेंट अभी तो वहाँ पर जो है वो थोड़ा उनके यहाँ भी थोड़ा कोविड का सभी लोग पूरी दुनिया से बाहर निकले, इसकी हमारी कोशिश है। उसके साथ ही हमने 16 ऐसे हज हाउसेज हैं जिनको हमने कोविड केयर सेंटर के रूप में परिवर्तित किया। उत्तर प्रदेश का हज हाउस है जो उसको खुद मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी ने, हमारे रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह जी ने उसका उद्घाटन किया। इसके अलावा जो अजमेर शरीफ है उसकी जो दरगाह में कायड़ विश्राम स्थली है 150 बीघे के अंदर, वो वहाँ पर भी जो है वो कोरोना केयर सेंटर चल रहा है। इसी तरह से जिस तरह से आप मठ में, मंदिरों में, गुरुद्वारों में सब समाज का हिस्सा, समाज और सरकार मिल करके इस संकट के समाधान में लगी हुई है, उसी तरह से समाज के सभी लोग लगे हुए हैं। जहाँ तक हज का सवाल है, हज जो भी होगा वो निर्भर करेगा सऊदी अरब सरकार के निर्णय के। आप जानते हैं कोरोना संक्रमण को रोकने के लिए पूरे देश में वैक्सीनेशन का कार्य बड़ी तेजी से किया जा रहा है। इसी क्रम में आज बरेली में केंद्रीय श्रम एवं रोजगार मंत्री संतोष गंगवार ने जनप्रतिनिधि द्वारा लगाए गए वैक्सीनेशन कैंप का उद्घाटन किया। बीजेपी के पूर्व मंत्री रहे डॉक्टर दिनेश जौहरी और शहर विधायक डॉक्टर अरुण कुमार सक्सेना ने 3 दिवसीय वैक्सीनेशन कैंप लगवाया है, जिसमें बड़ी संख्या में लोग वैक्सीन लगवा रहे हैं। डॉक्टरों की देखरेख में 18 से 44 वर्ष और 45 से अधिक आयु वर्ग के लोगों को निःशुल्क वैक्सीन लगाई जा रही है। इस मौके पर केंद्रीय श्रम एवं रोजगार मंत्री ने कहा, अब पूरी सक्रियता के साथ वैक्सीनेशन किया जा रहा है। वैक्सीनेशन से ही कोरोना से मुक्ति पा सकते हैं। वास्तव में जैसा कि हम सब जानते हैं, प्रधानमंत्री जी की पूरी नजर है कि देश कोरोना से मुक्त हो जाए। इसके लिए अब हर एक के लिए वैक्सीनेशन की बात उन्होंने कही है और वो पूरे देश के अंदर प्रक्रिया चल रही है। हम बधाई देंगे, पार्टी के कार्यकर्ताओं ने इसको एक सक्रियता के साथ लिया और हमारे क्षेत्र में भी सभी प्रमुख साथीगण इस काम में लग रहे हैं। और आज जैसे मैं 2 स्थानों पर गया, हमारे माननीय शहर विधायक डॉक्टर अरुण कुमार जी के यहाँ पर वैक्सीनेशन कैंप बहुत सक्रियता के साथ लग रहा था और काम कर रहा था। इसके अलावा डॉक्टर दिनेश जौहरी ने भी एक कैंप लगाया था। वास्तव में अब ये पूरी सक्रियता का विषय है कि सब लोग वैक्सीनेशन कराएं और कैसे हम कोरोना से मुक्ति पाएं, ये बात हम सबकी समझ में आती है। आखिरी फतह हमारी, कोरोना से जंग जारी है, आखिरी फतह हमारी है
और मैं यही कहूँगा कोरोना से रोकथाम के लिए जो सबसे रिलायबल और सबसे अच्छा तरीका है वो है वैक्सीनेशन। हर आदमी को वैक्सीनेशन, हर आदमी और हर एक को ही वैक्सीनेशन कराना चाहिए। 18 साल से ऊपर के जो भी हैं सभी को वैक्सीनेशन कराना चाहिए। हमारे यहाँ आज वैक्सीनेशन क्या बल्कि रोज वैक्सीनेशन हो रहा है और लगभग 1800 से ऊपर लोगों के हम टीके लगा चुके हैं। और टीका बहुत जरूरी है, टीके से ही बहुत सी बीमारियों पे कंट्रोल हुआ है। इसके अलावा बरेली में स्मार्ट सिटी योजना के तहत किए जा रहे कार्यों की समीक्षा के लिए केंद्रीय श्रम एवं रोजगार मंत्री संतोष गंगवार ने सर्किट हाउस में अधिकारियों एवं सलाहकार समिति के सदस्यों के साथ बैठक की। बैठक में शहर में 2 नए ब्रिज बनाने का प्रस्ताव पास किया गया। इसके साथ ही पार्कों के सौंदर्यीकरण को लेकर भी कई प्रस्ताव पास किए गए। इसके साथ ही केंद्रीय मंत्री ने स्मार्ट सिटी योजना के तहत शहर को जोड़ने वाले फेज 2 की सड़कों का शिलान्यास किया। इस अवसर पर केंद्रीय मंत्री ने कहा कि स्मार्ट सिटी योजना के तहत बरेली जैसे कई शहरों की तस्वीर बदल रही है। इस प्रोजेक्ट को पूरा करने के लिए जल्द से जल्द पूरा करने की सरकार की योजना है। देखिए, बरेली स्मार्ट सिटी अब बहुत तेज़ी से काम कर रहा है। इसमें जो पार्क हैं उनको हम बहुत और सुंदर बना रहे हैं, जिससे कि बरेली के सभी लोग, बच्चों से लेकर बड़े तक भी वहाँ उनको देखने आ सकें। उसके लिए अक्षर विहार में लेज़र शो बहुत जल्दी हम लोग शुरू करने वाले हैं। अक्टूबर तक मुझे लगता है कि हम लोग शुरू कर लेंगे। पार्कों में लाइट वाले एनिमल्स के बहुत बढ़िया एलईडी के साथ उनको लगा रहे हैं। एलईडी के स्टूल्स, सीढ़ियाँ, इस तरह की काफ़ी चीज़ें लगा रहे हैं। और बड़े बड़े प्रोजेक्ट जो हमारे रोड के प्रोजेक्ट हैं, जिसमें 3 रोड के प्रोजेक्ट शुरू हो गए हैं। जो लाइब्रेरी है उसका प्रोजेक्ट शुरू हो गया, लेकिन उसको और बढ़िया करके बन रहा है। ऑडिटोरियम जो गवर्नमेंट इंटर कॉलेज है उसका टेंडर आ गया है। तो उसके बारे में आज सभी प्रोजेक्ट के बारे में चर्चा हुई है और ये पूरी तरीके से अब हम लोग आश्वस्त हो गए हैं कि बरेली अब स्मार्ट सिटी की राह बहुत गति से पकड़ चुका है और बहुत जल्दी बरेली के सब लोग अब बरेली को स्मार्ट होते हुए देखेंगे। और उनको भी स्मार्ट बनाने के लिए बरेली में ओपन जिम लग गए हैं, जिससे कि बरेली खाली स्मार्ट ना हो, बरेली के लोग भी स्मार्ट हों। इसलिए हम लगातार कार्य कर रहे हैं बरेली को स्मार्ट बनाने में। मैं वास्तव में बरेली के प्रशासन और मुख्य तौर से अपने मेयर बरेली को बधाई धन्यवाद दूंगा कि बहुत तेज़ी से बरेली का एक सही विकास की दिशा में चल गए हैं। अभी आपने जैसे जानकारी की है, मुझे लगता है अगले अब इस समय नक्शा बदल गया है बरेली का। 6 महीने में काफ़ी परिवर्तन आपको नजर आएगा, लोगों की समझ में आएगा। एक सही ढंग से बरेली के विकास को दिशा और गति मिल रही है। उधर केंद्रीय ग्रामीण विकास राज्य मंत्री साध्वी निरंजन ज्योति ने शुक्रवार को जिला चिकित्सालय फतेहपुर में 200 एलपीएम ऑक्सीजन जनरेटर प्लांट का उद्घाटन किया। उन्होंने बताया कि पीएम केयर फंड से इस ऑक्सीजन प्लांट का उद्घाटन हुआ है। हमारा उद्देश्य है कि फतेहपुर जिले में किसी भी परिस्थिति में ऑक्सीजन का अभाव न हो। जिले में पहले भी ऑक्सीजन की कमी नहीं थी और अब तीसरी लहर आने पर भी ऑक्सीजन की किल्लत नहीं होगी। इस प्लांट के लग जाने से 24 घंटे 50 मरीजों को एक साथ ऑक्सीजन की सप्लाई मिलती रहेगी। वहीं लघु सिंचाई विभाग द्वारा तालाब खुदाई मामले में मिली खामियों पर उन्होंने कहा कि इसमें पूरी तरह अनियमितताएं पाई गई हैं। उन्होंने जिम्मेदार विभाग और ठेकेदार के खिलाफ जांच कराकर एफआईआर दर्ज कराने के निर्देश दिए हैं। सरकार का उद्देश्य तालाब संरक्षण व जल संरक्षण है। ऑक्सीजन प्लांट का उद्घाटन हुआ है। ये पिछले 2020 फरवरी में पैसा वहाँ से आया था। तो जब ये दूसरी लहर आई तो मैंने पूछा कि मशीन का क्या हुआ, तो पता चला कि मशीन नहीं लग पाई थी, पूरी पाइपलाइन बिछ चुकी थी। इसको तुरंत पहल करके माननीय स्वास्थ्य मंत्री भारत सरकार अपने हर्षवर्धन जी से और उत्तर प्रदेश में दोनों जगह बात करके तत्काल उसको लगवाया। हमारा उद्देश्य है कि हमारे फतेहपुर में कैसी भी परिस्थिति आए, ऑक्सीजन का अभाव ना हो। कोविड-19 महामारी से प्रभावित बच्चों की सुरक्षा एवं देखभाल के लिए विभिन्न धर्मगुरुओं ने जनता से अपील की है। आज लखनऊ में महिला एवं बाल विकास विभाग उत्तर प्रदेश एवं यूनिसेफ द्वारा आयोजित धर्मगुरु सम्मेलन में धर्मगुरुओं ने कहा कि कोविड प्रभावित बच्चों के बचपन को बचाने के लिए हर व्यक्ति को
अपना कर्तव्य निभाना होगा। धर्मगुरुओं ने बच्चों को बाल श्रम से बचाने पर भी जोर दिया। सम्मेलन में मनकामेश्वर मठ लखनऊ की महंत दिव्यागिरी, मौलाना खालिद रशीद फरंगी महली और फादर वर्गीस कुन्नास समेत 75 जिलों से 800 धर्मगुरुओं ने ऑनलाइन प्रतिभाग किया एवं अपने समुदाय में कोविड प्रभावित बच्चों के प्रति संवेदनशीलता बनाए रखने के लिए जनता से अपील की। इसके अलावा राज्य सरकार और यूनिसेफ के आला अधिकारियों ने भी सम्मेलन में हिस्सा लिया। बहुत से बच्चे अपने माता या पिता और दोनों खो चुके हैं। इसलिए मैं भारत के जनता से सख्त अपील करना चाहता हूं कि सभी अभिभावक अपना कोरोना का दोनों टीकाकरण सही समय पर अवश्य करवाएं। और जो अनाथ हो चुके हैं या तो 1098 या 181 पे संपर्क करके इनको दिया जाए। जो सक्षम हैं, जो लोग जिम्मेदार हैं समाज के, उनको गोद लेके या फिर शिक्षा दान करके उनके भविष्य को एक सुनियोजित ढंग से आपको बनाना होगा। तो ये पहल के रूप में सारे लोगों को आगे आना होगा। कोई भी मुल्क सही तौर पर उसी वक्त तरक्की कर सकता है जबकि उस मुल्क के बच्चे तमाम तर तरीके की फैसिलिटीज उनको मुहैया कराई जाएं और बच्चों को हर तरीके के खतरे से दूर और पाक और साफ रखा जाए। मथुरा में उत्तर प्रदेश के ऊर्जा मंत्री श्रीकांत शर्मा ने कहा है कि बिजली उपभोक्ताओं का उत्पीड़न किसी भी हालत में स्वीकार्य नहीं है। उन्होंने कहा कि उपभोक्ताओं की समस्याएं दूर करने के लिए नोडल अधिकारी तैनात किया गया है, जिसकी लगातार निगरानी चेयरमैन यूपीपीसीएल करते हैं। श्रीकांत शर्मा ने आगरा सहित मथुरा जिले में विद्युत आपूर्ति की समीक्षा करते हुए कहा कि सरकार निर्बाध आपूर्ति के लिए संकल्पित है। पूर्ववर्ती सरकार में जहां 16,000 मेगावाट से ज्यादा की आपूर्ति नहीं हो पाती थी, ज्यादा डिमांड होने पर फीडरों को बंद करना पड़ता था, आज हम 23,000 मेगावाट से ज्यादा की आपूर्ति निर्बाध रूप से लगातार कर रहे हैं। सबको बिजली, पर्याप्त बिजली, निर्बाध बिजली, सस्ती बिजली का संकल्प उत्तर प्रदेश सरकार का है। माननीय मुख्यमंत्री जी के आदेश हैं कि सूर्य अस्त से लेकर सूर्य उदय तक किसी भी गांव में अंधेरा ना रहे। 24 घंटे जिला मुख्यालय पे, 20 घंटे 22 घंटे तहसील पे और 18 घंटे गांव में लोगों को बिजली मिले। अभी गर्मी बढ़ी है, ये सच है, और डिमांड भी बढ़ी है। हमारी सरकार के पूर्व 16,000 मेगावाट की पीक डिमांड भी पूरी नहीं होती थी। अब हमारी सरकार 23,000 से अधिक जो डिमांड है उसको मीट कर रही है। उसमें थोड़ा कई जगह जो केबल पुराने हैं वो जल जाते हैं, ट्रांसफार्मर अधिक लोड के कारण फूक जाते हैं, आंधी तूफान के कारण पोल गिर जाते हैं। इस कारण थोड़ा व्यवधान जरूर आता है, लेकिन हमारे इंजीनियर पूरी मुस्तैदी से 1912 पर जो शिकायत प्राप्त होती है उसके आधार पर अविलंब प्रयास करते हैं कि समस्या का अविलंब समाधान हो जाए। तो एक समन्वय, एक कोऑर्डिनेशन, थोड़ा कोविड अभी बिल्कुल लहर कम हुई है और इस कोविड में हमने बहुत अपने इंजीनियर साथियों को खोया है। हमने हमारे जो नज़दीकी हमारे अपने लोगों को हमने खोया है और अब लोग थोड़ा अनलॉक की प्रक्रिया शुरू हुई है। जहां भी है, जहान भी है, तो बिजली एक मूलभूत आवश्यकता है, जिसमें कहीं कोई त्रुटि ना रहो, कहीं कोई गैप ना रहे। इसलिए ये मेरा अभियान, जैसे मैं मैनपुरी गया, इटावा गया, आज यहाँ हूँ, कल पश्चिम के जिलों का दौरा करूँगा। प्रयास यही है कि उपभोक्ताओं को रोस्टर के अनुसार बिना व्यवधान के बिजली मिले। लेकिन मैं आग्रह करूँगा आपके चैनलों के माध्यम से, कहीं कोई व्यवधान है तो हमारा एक टोल फ्री नंबर है 1912, उस पर जरूर शिकायत दर्ज कराएं। कोरोना महामारी के दौरान जनसेवा करते हुए जिन डॉक्टर्स की मृत्यु हुई, उनके प्रति सम्मान प्रदर्शित करने के लिए पद्मश्री से सम्मानित कलीमुल्लाह ने विशेष आम बनाया है, जिसका नाम उन्होंने डॉक्टर आम रखा है। कलीमुल्लाह ने बताया कि कोरोना महामारी में अपनी जान की परवाह न करके लोगों का इलाज करते हुए कई डॉक्टर्स ने अपनी जान गंवाई है। डॉक्टर आम उन्हीं शहीद कोरोना वॉरियर्स को समर्पित है। इसके साथ ही कलीमुल्लाह ने अपील की है कि सभी लोग प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कोविड वैक्सीन लगाने की मुहिम में शामिल हों और कोरोना का टीका जरूर लगवाएं, ताकि कोरोना को हराया जा सके। इस कोरोना ने हिला के रख दिया हम जैसे एहसास और हसास वालों को, और हमने जो मंजर आंखों से टीवी पे देखे, हमारे डॉक्टर
बुरी तरह से रात दिन लगे रहे और तमाम डॉक्टर मर गए। अब ये आप जो मेरे हाथ में आम देख रहे हो, मेरे पीछे ये पेड़ देख रहे हैं, मेरे ऊपर जो ये पेड़ है, तो ये मैंने उन्हीं डॉक्टरों की कुर्बानी जिन्होंने दी है, हमारे बच्चों को बचाया है। तमाम यही नहीं बल्कि पूरी दुनिया ही के माहौल है। मैं तो इसलिए मैंने इस आम का नाम डॉक्टर के नाम से रखा है, जिसमें रहती दुनिया तक ये मरने वाले डॉक्टर याद किए जाएं। और ये जो प्रधानमंत्री जी ने कोरोना के लिए जो दवा बनवाई है, दवा वो हमने भी लगवाई और हमें बहुत फायदा हुआ है। आप लोग सब, हर आदमी लगवाए भी। कोरोना काल में प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना गरीबों और मजदूरों के लिए वरदान साबित हो रही है। ताज नगरी आगरा में प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के अंतर्गत राशन कार्ड धारकों को 3 किलोग्राम गेहूं और 2 किलोग्राम चावल प्रति यूनिट निःशुल्क वितरण किया जा रहा है। सरकारी सस्ते गल्ले की दुकानों पर मिलने वाले राशन के लिए मास्क लगाकर, सैनिटाइजर से हाथ धोकर और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए महिलाएं एवं पुरुष लंबी लंबी लाइनें लगाकर योजना का लाभ उठा रहे हैं। लाभार्थियों का कहना है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा शुरू की गई प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना ने कोरोना काल में गरीब और मजदूरों को भूख से बचाने का काम किया है। हाँ, सैनिटाइजर का ध्यान रखा जा रहा है। सैनिटाइजर लगा के मिल लिया है और मास्क भी लगाओ और लगा के ही आ रहे हैं और सब बढ़िया है। यहाँ मतलब मोदी जी भी जो कर रहे हैं सही कर रहे हैं और आगे भी मिलता ही रहेगा। हमें ऐसा है, राशन मिलने में हर चीज़ का कोरोना प्रोटोकॉल का नियम का पालन किया जा रहा है और बिना मास्क के राशन नहीं दिया जाए, सैनिटाइज किया जा रहा है और जो सामाजिक दूरी है वो भी बना के दिया जा रहा है। जो मोदी जी का प्रोटोकॉल है उसके हिसाब से यहाँ पर मास्क का, सैनिटाइजर का ये विशेष ध्यान दिया जा रहा है और 2 गज की दूरी माँ से जरूरी, ये सारी चीज़ों का इंतजाम रखा जा रहा है यहाँ पर। और मोदी जी की जो योजना चल रही है यहाँ पर, जो 6 महीने की योजना चली है और उसके जो फ्री राशन बांटा जा रहा है, इसका यहाँ पर टाइम टेबल से सभी को मिल रहा है। पूरी टाइम टेबल से सबको मिल रहा है राशन और अपने वक्त से जिस जो वक्त दिया जाता है उस वक्त पर सबको बराबर से राशन दिया जा रहा है। हमारे भारत द्वारा दी हुई गाइडलाइन सैनिटाइजर हाथों पर लगवाकर, मुंह पर मास्क लगवाकर, आपस में दूरियां बनवाकर सभी के बीच में और धीरे धीरे एक एक करके सभी को राशन दिया जा रहा है ताकि जो भारत सरकार की दी हुई गाइडलाइन प्रोटोकॉल है उसका पालन किया जा सके। बिना मास्क के हम राशन देने के लिए मना कर देते हैं ताकि पहले मास्क लगा कर आइए, उसके बाद हम आपको राशन देंगे। जैसा आप जानते हैं, केंद्र सरकार ने विपणन सीजन 2021-22 के लिए खरीफ की प्रमुख फसलों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य में वृद्धि को मंजूरी दी है ताकि किसानों को उनकी उपज के पारिश्रमिक मूल्य को सुनिश्चित किया जा सके। फिरोजाबाद के किसान धान, मक्का, बाजरा, उर्द, मूंग सहित 14 खरीफ फसलों के एमएसपी में वृद्धि की सरकारी घोषणा से काफी उत्साहित हैं। खरीफ ऋतु की प्रमुख फसल धान की एमएसपी वृद्धि से किसान काफी खुश हैं। अभी धान की एमएसपी 1,868 रुपए प्रति क्विंटल है। नई दरों के बाद धान का खरीद मूल्य 1,940 रुपए प्रति क्विंटल हो गया है। केंद्र सरकार ने धान में 72 रुपए प्रति क्विंटल, ज्वार में 118 रुपए, बाजरा में 100 रुपए, उड़द 300 रुपए, अरहर में 300 रुपए, तिल में 452 रुपए प्रति क्विंटल की वृद्धि की है। इसके मूंग पर 80 रुपये बढ़ाए हैं, मूंगफली पे 275 बढ़ा दिए हैं और बाजरा पे 100 रुपये बढ़ाएं और कुल मिला के ऐसी सरकार बढ़ाती जा रही है और सरकार किसान की राहत में अच्छा कदम उठा रही है। 17-18 फसलों पे पैसे बढ़ाए हैं सरकार ने और धान पे 72 रुपये बढ़ाए हैं, जौनरी पे 118 रुपये बढ़ाए हैं और मूंग पे 80 रुपये बढ़ाए हैं। कैसा कदम है सरकार का? सही कदम है। अभी सरकार ने 17 फसलों पे दाम बढ़ाए हैं, उसमें से मक्का पे 20 रुपया, धान पे 72 रुपया प्रति कुंटल पे बढ़ाए हैं और सरकार के हिसाब से किसानों के लिए बहुत अच्छा कर रही है। इससे पैदावार भी बढ़ेगी और पैसा भी मिलेगा। आपको बता दें कि बनारस रेल कारखाना इंजन उत्पादन के लिए जाना जाता है। कोरोना महामारी के इस दौर में भी इस कारखाने ने अपने उत्पादित इंजनों से विदेशों तक में भारत का नाम ऊंचा किया है। देखिए वाराणसी से यह रिपोर्ट। रेल इंजन निर्माण के लिए बरेका यानी बनारस रेल कारखाना अपनी एक विशेष पहचान रखता है।
महामारी के समय लॉकडाउन के दौरान भी इस कारखाने ने उच्च गुणवत्ता के इंजन तैयार करने का क्रम जारी रखा। इसके कर्मचारियों ने कोरोना से बचाव का टीका लिया, सभी सावधानियां बरती और ऐसे कर्मचारी जो संक्रमित हो गए थे उन्होंने स्वस्थ होते ही काम संभाला। इस तरह इनकी मेहनत से मोजाम्बिक से मिला एक ऑर्डर पूरा किया गया। एक्सपोर्ट ऑर्डर मिला था बरेका को 6 डीजल लोकोमोटिव मोजाम्बिक को एक्सपोर्ट करने के लिए। 2 लोकोमोटिव हमने मार्च में ही भेज दिए थे। तो सेकेंड वेव के दौरान भी हमने अपना काम बंद नहीं किया। पूरे कोविड प्रोटोकॉल को रखते हुए जो लोग स्टाफ डबल वैक्सीनेटेड था या कोविड जिनको हो चुका था वो स्वस्थ हो गए थे, वो लोग काम पे आए। तो इसलिए हमारा स्टाफ ने बहुत ही सावधानी से काम किया, मगर बहुत दृढ़ निश्चय से काम किया कि ये एक्सपोर्ट ऑर्डर को पूरा करना है समय पर। बनारस के सांसद और देश के प्रधानमंत्री की सोच मेक इन इंडिया का ये उत्पादन विदेशों में भी अब धूम मचा रहा है और मोजाम्बिक पहुंचते ही अन्य देशों से भी मांग आने लगी है। हमें काफी ऑफर्स भी मिले हैं। बजटरी ऑफर्स मांगते हैं लोग कि अगर हम आपसे और लोकोमोटिव लेना चाहें, खास करके केप गेज के या मीटर गेज के, तो आप कैसे बना पाएंगे। अब हम 3-4 ऐसे ऑफर्स को एग्जामिन कर रहे हैं। तो इससे भारत की जो प्रतिष्ठा है वो और बढ़ेगी। मेक इन इंडिया का जो प्रोग्राम है उसको और इम्पोर्टेंस मिलेगा। इंजन उत्पादन की गुणवत्ता बेहतरीन है और तैयार इंजन अपनी मंजिलों की तरफ भेजे जाने के लिए तैयार हैं। इन्हें वाराणसी से मुंबई सड़क मार्ग से और वहां से समुद्र के रास्ते मोजाम्बिक भेजा जा रहा है। ये जो पीछे इंजन है यही मोजाम्बिक जाना है। प्रधानमंत्री की सोच मेक इन इंडिया का सबसे बड़ा उदाहरण है। बनारस रेल कारखाना जिसने इस लॉकडाउन में कोविड की महामारी में भी अपने उत्पादन में कोई कमी नहीं आने दी और न उसकी गुणवत्ता में। यहाँ के कर्मचारियों ने पूरी मेहनत करके जो मोजाम्बिक का ऑर्डर है उसको तय सीमा में पूरा किया है और अपने देश की जो पहचान है उसको पूरे विश्व स्तर पर बनाई है। कैमरा पर्सन राजेंद्र जायसवाल के साथ डॉक्टर हरकेश बहादुर सिंह गौतम, डीडी न्यूज, बरेका, वाराणसी। कोरोना महामारी के दौरान प्रदेश में जिन बच्चों ने अपने माता या पिता अथवा दोनों को खोया है, उनके जीविकोपार्जन के लिए सरकार ने बाल सेवा योजना के अंतर्गत उनके पुनर्वास के लिए योजना के द्वारा लाभान्वित करने की सूची बनानी शुरू कर दी है। कोरोना महामारी के दौरान जिन बच्चों ने अपने माता पिता को खोया है उनके लिए सरकार के द्वारा बाल सेवा योजना चालू की गई है। इस योजना में क्या कुछ खास है, किस तरीके से इसका क्रियान्वयन प्रदेश में किया जाएगा, हमारे साथ बाल विकास विभाग के निदेशक मौजूद हैं। मनोज जी, इस योजना को लॉन्च किया गया है, क्या कुछ खास है इसमें, किस तरीके से बच्चों के लिए ये सहारा बनेगी? जी देखिए, उत्तर प्रदेश सरकार ने एक उत्तर प्रदेश मुख्यमंत्री बाल सेवा योजना करके स्कीम लॉन्च की है। इस स्कीम के अंतर्गत कोरोना की इस महामारी के दौरान ऐसे सभी बच्चे जो उत्तर प्रदेश के निवासी हैं और जिन्होंने अपने माता पिता दोनों को या दोनों में से किसी एक को खो दिया है, ऐसे बच्चों को राज्य सरकार इस स्कीम के अंतर्गत 4,000 रुपये प्रति माह उनके 18 वर्ष के होने तक देगी। इसके अतिरिक्त ऐसे सभी बच्चों को जो 9वीं या उससे ऊपर की क्लास में पढ़ेंगे या उनका एडमिशन होगा या पढ़ रहे हैं, उनको एक लैपटॉप या टैबलेट दिया जाएगा। अब आप दूरदर्शन न्यूज उत्तर प्रदेश के समाचार बुलेटिन और समसामयिक विषयों के कार्यक्रमों को हमारे YouTube चैनल DD News UP पर देख सकते हैं। इसके लिए आपको लॉगिन करना होगा www.youtube.com/DDNewsUP। 7 शिखर सम्मेलन में वर्चुअल माध्यम से करेंगे शिरकत। ब्रिटेन G7 समूह का कर रहा है अध्यक्षता। पीएम मोदी दूसरी बार G7 शिखर सम्मेलन में लेंगे हिस्सा। देश में कोरोना वायरस के दैनिक मामलों में लगातार आ रही गिरावट। रिकवरी दर बढ़कर हुई 95.07%। अब 24 करोड़ से अधिक लोगों को दी जा चुकी है कोरोना टीके की खुराक। केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने अपने संसदीय क्षेत्र अमेठी के जिला अस्पताल में किया ऑक्सीजन प्लांट का उद्घाटन। एक साथ 300 बेडों पर ऑक्सीजन की हो सकेगी सप्लाई। शहीद कोरोना वॉरियर्स के प्रति सम्मान प्रदर्शित करने के लिए पद्मश्री करीमुल्लाह ने बनाया डॉक्टर आम। लोगों से पीएम मोदी की कोविड टीकाकरण मुहिम में शामिल होने की अपील। समाचारों में फिलहाल इतना ही, लेकिन जिस तरह मैं मास्क पहने हूं, मेरे साथ आप भी मास्क लगाए रखें, दूरी बनाएं और समय समय पर हाथ धोते रहें। नमस्कार।